हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसमें आई दृष्टि पढ़ रहे हैं ना। तो उसमें हमने खत्म कर लिया था, कल यहाँ रोके थे ना, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा है। चलो तो देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 का यूपी का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, लेट नहीं करते। तो कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, अपना कलर लेते हैं। कौन सा कलर रहता है इसमें, ये ले लें क्या आज? हाँ ओके, यही है। चलो शुरू करते हैं। देखो, स्थिर कीमतों के आधार पर, स्थिर कीमत मतलब कब से लिया जाता है, ये याद रखना। स्थिर कीमत मतलब 2011-12 से ली जाती है। इसके आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 9.4% की वृद्धि हुई है यूपी की। और भैया चालू कीमतों में 16.76% की वृद्धि है। याद रखना, ये दोनों दोनों फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा देख लो। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 28.11, 28.11% रहा है प्राथमिक क्षेत्र का, है ना, 2020-21 के हिसाब से। और वर्ष 2021-22 में बढ़कर यह कितना हो गया है? 28.44%। ठीक है, अब ये याद रखना है ना, 28.44% अभी 21-22 के हिसाब से हो गया है। द्वितीय क्षेत्र में योगदान अभी कितना होगा, अभी याद रखना, ये हो गया है अभी 24.61%। तो 28.44% प्राथमिक का और द्वितीय का होगा 24.61%। चलो, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में 32,000 कितनी थी? 32,002 रुपये थी, जो बढ़कर 2020-21 में कितनी हो गई है? और ये देखो 2020-21 छोड़ दो, ये देखो 21-22 वाली, ये है 70,792 रुपये। ये हो गई यूपी की। जो इतनी थी 2011, इतनी थी 32,002 रुपये 11-12 में, तो अब 21-22 में कितनी हो गई है? 70,792 रुपये। ठीक है, स्थिर कीमतों पर 11-12 में इतनी थी, और 21-22 में भैया 42,525। स्थिर कीमतों पे 42,525 और चालू कीमतों पर 70,792। ओके, ध्यान रखना। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 22-23 में कितना? 1.7% रहने का अनुमान है। कितना? 1.7% प्राथमिक घाटा। अच्छा, स्टैंड अप इंडिया योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। अब बहुत चीज़ों में प्रथम स्थान पे, किस किस में देख लेना। देखो, स्टैंड अप इंडिया में प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में इतने % खाते खोल दिए, और ये भी प्रथम स्थान पे जनधन योजना में। ठीक है, बड़ी जनसंख्या तो भाई ये तो नंबर 1 रहेगा ही। चलो ठीक है, आप देख लेते हैं राज्य के स्वकर, मतलब वो खुद जो कर प्राप्त करना है, उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले जीएसटी में टॉप, सबसे नंबर 1 पर जीएसटी रहता है 40% पे। दूसरे नंबर पर रहता है क्या? ये राज्य के जो टैक्स लगते हैं, है ना, राज्य के जो टैक्स लगते हैं ना, राज्य उत्पाद शुल्क जो लगता है, ये 22.28%। और तीसरे नंबर पर होता है 16.41% वैट वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, चलो देखो, देश के कुल क्षेत्रफल में इतना है क्या? भौगोलिक क्षेत्र मतलब 7.3% है विश्व का, बस इतना है। अच्छा, अब देख लो इसमें प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन और उत्पादन, मतलब कितनी गेहूँ, कितना क्षेत्र बोया है और कितना उनका उत्पादन। देखो, उत्पादन कितना है और उत्पादकता कैसी है, ये है। तो देखो, गेहूँ जो है आच्छादन कितने एरिया में, वो नहीं देखना। उत्पादन कितना है? 364.59 क्या है? मीट्रिक टन, इतना उत्पादन है। उत्पादकता कितनी है? 37.34, इतना मीट्रिक टन। कितना? इतना एम टी वो हेड उसमें, मीट्रिक टन, एम टी, हाँ टन वही। इतने जो है 37.34, इतना जो है 1 हेक्टेयर में होता है, ये होती है उत्पादकता। और कुल उत्पादन इतना हुआ है 364.59% कुल उत्पादन गेहूँ का। वहीं अगर खाद्यान्न फसलों का देखें तो 594.80% उत्पादन हुआ टोटल इतना खाद्यान्न फसलों का। और उत्पादकता कितनी है? 29.48%। अब रैंप क्या है भैया? रैंप ये एमएसएमई के लिए है। बस इतना पूछ लेगा। रैंप हाल ही में चर्चा ला, रैंप योजना कैसे संबंधित है? तो एमएसएमई से। क्या है उसमें? फुल फॉर्म देख लो, रेजिंग एंड एसिलरेटिंग मतलब बढ़ाना एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं रैंप। 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ये योजना है भैया, विश्व बैंक के सहायता से है ना, विश्व बैंक की सहायता से इसको मंजूरी मिली है रैंप योजना को। एमएसएमई संबंध है, यूपी की योजना है। 2022-23 में प्रारंभ इस योजना की अवधि 5 वर्ष तक, कब से कब तक? 2021-22 से लेकर 25-26 तक, 5 साल के लिए। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये, है सेंटर सेक्टर। अच्छा, अब ये देख लो भैया क्या है, प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम, है ना, ये क्या क्या है देख लेते हैं। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24, मौद्रिक नीति एमपीसी बोलते हैं इसको, हैं। कौन जारी करता है इसको? आरबीआई जारी करता है। इस बार की मौद्रिक नीति में अपरिवर्तित रही है, अभी जो जारी की है ना अप्रैल वाली, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति द्वारा घोषित दरें क्या क्या हैं? देखो, आरक्षित अनुपात और उधार या जमा दरें क्या है। देखो, आरक्षित अनुपात में सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4.5% रखने का, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। याद रखना, सीआरआर 4.5% और एसएलआर 18%। यही लेटेस्ट है, इसी के हिसाब से याद रखना। आधार बचत ये कितनी? 8.75% से लेकर 10.10% तक।
और बचत जमा 2.70 से लेकर 3% तक, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, SLR CRR बहुत जरूरी है। नीतिगत दरें देख लेते हैं। रेपो रेट कितनी रहेगी, 6.50 रेपो रेट, है ना। और रिवर्स रेपो रेट 3.35%, ठीक। रेपो रेट 6.50% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। वहीं ये देखो एक बैंक रेट कितनी है, बैंक रेट 6.75% और MSF ये है 6.75, दोनों बैंक रेट और मार्जिनली स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ये दोनों ही सेम है 6.75%, ठीक है। चलो सिटी फाइनेंस रैंकिंग देख लेते हैं। सिटी फाइनेंस रैंकिंग में आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा ये जारी की गई है। भारत सरकार सिटी फाइनेंस में रैंकिंग 2022, इसको जारी किसने किया है, आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा। क्या है स्थिति देख लेते हैं सिटियों में। चलिए सिटी की स्थिति देख लेते हैं। तो भाई ये है 2022 में भाग लेने वाले ULBs, ये तो इतना कोई खास नहीं है। 3 मानदंड और 15 संकेतकों को इसको जारी किया गया है। मानदंड कौन से, संसाधन जुटाना, व्यय प्रदर्शन, राजकोषीय शासन, है ना। शहरों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों शहरों को बांटा गया। कौन सी श्रेणी है, 4 मिलियन से अधिक, 1 से 4 मिलियन के बीच, 100,000 से 1 मिलियन और 10,000 से कम। ये 4 देखो, 4 मिलियन से अधिक, 1 से 4 मिलियन, 100,000 से 1 मिलियन और 10,000 से कम, ये 4 कैटेगरी। अब देख लेते हैं, ये दूसरा आ गया, भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड 24 फरवरी 2023 को NSE इंडिसेज लिमिटेड द्वारा देश के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स नाम दिया इसको, लॉन्च किया गया। क्या है ये, पहला है। देखो म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स मतलब क्या है, निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, इसको जारी किया गया है कब, फरवरी 2023, पहली बार हुआ है, ठीक है। अच्छा 28 नगर पालिकाओं के बॉन्ड इसमें शामिल किए गए हैं और A श्रेणी में इनको क्रेडिट रेटिंग दी गई है, A श्रेणी है ना, AA श्रेणी में। ये तो होगा कंप्लीट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पेटीएम पेमेंट बैंक UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक बने, UPI लाइट। क्या है UPI लाइट, फरवरी 2023 में पेटीएम पेमेंट बैंक ने UPI लाइट शुरू करने का ऐलान किया। ये पहला देश का पहला प्लेटफॉर्म बन गया UPI लाइट जारी करने वाला, ठीक है। UPI लाइट जारी करने वाला पहला। UPI लाइट क्या है, भुगतान करने हेतु पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक का निर्बाध लेन देन कर सकते हैं। मतलब बिना पिन दबाए, बिना पिन यूज किए ही इससे हम लेन देन कर सकते हैं 200 रुपये तक का। ये है UPI लाइट। ये और क्या है, इसे भारतीय, ये क्या है, NPCI द्वारा निर्देशित होगा। इसको डायरेक्ट कौन करेगा या कंट्रोल कौन करेगा, NPCI। कौन, क्या है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था। किसको, इसी को, NPCI को। नहीं मतलब संवर्धित भुगतान सुविधा है, मतलब ये क्या है, एक भुगतान सुविधा है। NPCI एक भुगतान सुविधा है, ये 2022 में लॉन्च किया, इसे बता रहा है क्या। चलो देख लो, बिना पिन दबाए ही हम छोटे लेन देन कर सकते हैं, वही 200 रुपये तक का। ये है भाई, इतना याद रखो किसने जारी किया, क्या क्या इसमें काम हो सकता है, बस थोड़ा सा। बस एक डिवाइस वॉलेट है जो उपयोगकर्ता के इंटरनेट की आवश्यकता के बिना भी, देखो दो चीज़ होगी, 200 रुपये तक का भुगतान हो सकता है, बिना इंटरनेट के हो सकता है, बिना पिन के हो सकता है, ठीक है। अपने वॉलेट से ही कर सकता है, ये इसमें मेन है। उत्कर्ष 2.0 क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की 2023 से 25 तक की मध्यावधि में क्या है, कार्यनीति रूपरेखा है 2.0। तो ये पूछ लेगा 2.0 किससे संबंधित है, तो RBI से, ठीक है। ये उत्कर्ष का 2. उत्कर्ष का पहला संस्करण कब 2000 कब आया था, ये आया था 2022 में। अच्छा, उत्कर्ष का मूल उद्देश्य क्या है, विकास के ध्येय को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना था, प्रभावी और समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना, ये इसकी मूल अवधारणा है, ठीक है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023, ये देखो स्किल्स में देखते हैं क्या स्थिति चल रही है, दिसंबर 2022 में जारी की गई। और रोड मैप टू इंडिया स्किल्स एंड टैलेंट इकोनॉमी 2030, ये इसकी क्या है, थीम है। इस थीम क्या है, रोड मैप टू इंडिया स्किल्स एंड टैलेंट इकोनॉमी 2030, ये इसकी थीम है। स्किल इंडिया 2023 जारी कर दी गई है। या क्या है स्थिति, इसमें देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता यानी ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी में वृद्धि दर्ज की है, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी में क्या है, थोड़ी सी वृद्धि दर्ज की है, ये बताती है। रिपोर्ट बताती है कि नियोजनीयता प्रतिभा यानी एम्प्लॉयबल टैलेंट के संदर्भ में BCom सीट्स पर रहा है, BCom, और MBA दूसरे नंबर पर रहा है। इतना ज़्यादा खास नहीं है, देख लो एक बार, बस पढ़ लो। 2023 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि कहाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा कहाँ गतिविधि हुई है, महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे पे NCR, दिल्ली NCR। देखो एम्प्लॉयमेंट के मामले में सबसे टॉप पे महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे NCR। एम्प्लॉयमेंट संबंधित गतिविधियों की बात हो रही है, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, NCR, दिल्ली। अच्छा, उच्चतम नियोजनीयता मतलब हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी
वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो देखो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश टॉप पे है यार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी टॉप पे है कहाँ? हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी में। महाराष्ट्र दूसरे पे, दिल्ली तीसरे पे, आंध्र प्रदेश चौथे पे और राजस्थान पाँचवें पे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ठीक है, हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी में है, ठीक है। सी 5 शहर में देखें तो लखनऊ भी टॉप पे है, यूपी टॉप पे, इधर लखनऊ टॉप पे, दूसरे नंबर पे मंगलौर आता है, तीसरे पर नई दिल्ली, चौथे पुणे। अगर शहरों की बात करें तो लखनऊ, मंगलौर, नई दिल्ली, और राज्यों की बात करें तो कौन सा? यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली। चलो, सहभागिता में 67% योगदान पुरुषों का, 33% महिलाओं का है इसमें, है ना, एम्प्लॉयमेंट में 67% पुरुषों का है ना। कितनी इनइक्वलिटी है अभी देख लो, बहुत दूर है अभी हम लोग। बताया था ना, कल मैं पढ़ाया था 132 साल लग जाएंगे इनको खत्म करने में, इनइक्वलिटी को भी। तो भैया रोजगार योग्य महिलाओं की सर्वाधिक प्रतिशतता राजस्थान में है, उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा परसेंटेज रोजगार योग्य रोजगार प्राप्त करने लायक कहाँ? राजस्थान में टॉप पे, दूसरे नंबर पे यूपी में। पुरुषों की रोजगार योग्य प्रतिभा सबसे ज़्यादा कहाँ है? गाजियाबाद में। शहरों की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद में। जबकि महिलाओं की कहाँ पे है ये रोजगार योग्यता प्रतिभा? कहाँ है सर्वाधिक? तिरुपति में। शहरों की बात करें तो गाजियाबाद में टॉप पे है, 75% पुरुष योग्य हैं, और महिलाओं की बात करें तिरुपति में। बंगलुरु शहर सबसे पसंदीदा शहर चुना गया है इसमें, किस लिए? नौकरी करने के लिए, सबसे एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बढ़िया शहर बंगलुरु को चुना गया है। अब अगला है मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट, यानी MMR में गिरावट आ गई है। क्या होती है? मोटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मोटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR बोलते हैं। मातृ मृत्यु दर, इसमें कितना गिरावट आ गई है? तो भैया अभी पहले थी 130, कब? 2014-16 में, और अब 18 से 20 में 97 पे आ गई है, 97 पे, ठीक है। यही पूछ लेगा अभी भारत में लेटेस्ट MMR कितनी, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार MMR कितनी है? तो 97 प्रति लाख जीवित जन्म पे 97 महिलाएं। 1 लाख जब बच्चों का जन्म होता है तो उसमें 97 महिलाओं की मौत हो जाती है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, SDG को हासिल करने में ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बता रहा है, बस कुछ नहीं है इसमें। यह पूर्व के 6 राज्यों की तुलना में बढ़कर 8 राज्य, क्या SDG को प्राप्त करने के लिए, देखो SDG को प्राप्त करने के लिए पहले 6 राज्य थे, अब उसमें SDG प्राप्त करने के लिए हम जो है 8 राज्य शामिल हुए। कौन से? केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और गुजरात, साथ में कर्नाटक, 8 हो गए ना। चलो, मातृ मृत्यु दर, देखो SDG में जो हमारा टारगेट है ना उसको प्राप्त करने की बात हो रही है। अच्छा, मातृ मृत्यु दर अनुपात मातृ मृत्यु दर के आंकड़े 18-20 में क्या स्थिति है? तो भारत और राज्य देख लेते हैं। भारत में टोटल कितनी है अभी? 97 है, मातृ मृत्यु दर 97 है ना। और मातृ मृत्यु दर कितनी? 6। मातृ मृत्यु अनुपात 100 है, और मातृ मृत्यु दर है 6। असम में कितनी है भैया? सबसे ज़्यादा 195, उसके बाद 12 है मृत्यु दर। 195 अनुपात चल रहा है अभी, ठीक है। असम में 195 है, यहाँ पे 97, ठीक। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? 167 है भैया, बहुत स्थिति खराब है अभी भी। और 14.3 है मातृ मृत्यु दर, यह है इतना अनुपात 167। बैंक दर के आधार पर स्वर्ण की कीमत, नवंबर 2022 में बैंक दर के आधार पर एक समान स्वर्ण की कीमत लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य। बैंक रेट के हिसाब से सोने की कीमत रखी जाएगी, केरल में पहला ऐसी बार हुआ है, बस इतना सा याद रख लो, आगे चलो कुछ नहीं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज जुलाई 2022 में गांधीनगर में, याद रखना, गांधीनगर गुजरात में स्थित इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी बोलते हैं इसको, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का दौरा किया किसने? PM साहब ने। और वहीं पे भारत में पहले गिफ्ट सिटी में ही पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया, कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है कहाँ? अहमदाबाद में स्थापित हो गया है। IIBX भारत में बुलियन आयात का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ बुलियन इंपोर्ट्स इनटू इंडिया, ये इसको बोलते हैं IIBX को, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कुछ है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022, क्या है ये? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इसमें क्या है? 2020 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट कितना है? 19.5 है, जो 2019 की तुलना में इतने परसेंट की गिरावट, 0.2% गिरावट आई है, ठीक है, गिरावट आई है, ये ध्यान रख लो मोटा मोटा बस। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अशोधित जन्म दर यानी CBR बिहार में सबसे टॉप है। अशोधित मृत्यु दर जन्म दर में सबसे टॉप है, जन्म दर में सबसे टॉप है कौन है? बिहार। और भैया और सबसे कम पे केरल 13.2, 25.5 सबसे ज़्यादा उसमें बिहार में, और 13.2 क्या है? केरल में सबसे कम। अशोधित मृत्यु दर में अशोधित मृत्यु दर यानी डेथ रेट कितना? 6 आ गया अभी, कितना आ गया? 6। क्रूड डेथ रेट कितना आ गया? 6 आ गया, 6.0 आ गया, ओके। चलो ओके, देखते हैं अभी क्या है मामला।
अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर यह छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा है 7.9 और 3.6 दिल्ली का सबसे कम है। कौन? मृत्यु दर वाला। अच्छा, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट IMR में भी 2 अंकों की गिरावट आई है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार IMR में भी 2 अंकों की गिरावट आई है। शिशु मृत्यु दर जहाँ 28 है, पहले कितनी थी? 2019 में 30 थी, अभी 28 है, इसलिए 2 अंकों की गिरावट है। जन्म के समय लिंगानुपात, लिंगानुपात 3 अंकों की वृद्धि दर्ज की है लिंगानुपात में ना। 2018-20 में 907 हो गया है, जबकि कितना 19 में कितना था? 17-19 में 904 था लिंगानुपात। तो लिंगानुपात भी 907 हो गया, थोड़ा सा बढ़ा है ना। जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात केरल का है भैया, और न्यूनतम है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का न्यूनतम है, केरल का उच्चतम है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2020 में घटकर कितना आ गया है? 2 हो गया है, जो 19 में 2.1 था, अभी 2 हो गया है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, 2020 में उच्चतम प्रजनन दर कहाँ का रहा? बिहार का 3, अभी बहुत है। और न्यूनतम दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का कितना? 1.4 ये मात्र। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? बिहार का सबसे टॉप पे 3, और दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का हो गया 1.4। ठीक है जी, चलो। नमूना पंजीकरण प्रणाली यही हो गई। मई 2022 में बुलेटिन जारी किया गया है। तो 2022 के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, बस इतना याद रख लो। और क्या है इसमें देखने लायक? भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार का है 25.5, है ना। सबसे कम केरल का है ना। ये यहाँ समराइज कर दिया इनको। सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल से भी कम है। अब दोनों को मिला लें तो केरल से भी कम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, अगला 2020 में शीर्ष जन्म वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखो, बिहार टॉप पे हो गया, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है भैया। बिहार में 25.5, तो बिहार में 25.1, यूपी में 25.1 दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। याद रखना, जन्म दर में 25.5 बिहार, यूपी और MP, उसके बाद राजस्थान। ठीक है, ये खतरनाक चल रहे हैं। न्यूनतम जन्म दर में देखें तो केंद्र शासित प्रदेश ही मिला रही है। राज्य केंद्र अंडमान निकोबार सबसे कम हो गया 10.8, उसके बाद गोवा हो गया 12.2, नागालैंड और केरल का नाम तो है ही नहीं भैया। सबसे कम अंडमान निकोबार और राज्यों में केरल हो गया। ठीक है, फिर गोवा है दूसरे नंबर पे, दोनों को मिला के। अच्छा, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर विगत 4 वर्षों में मृत्यु दर में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। जो 1971 में कितनी थी? 4.9 प्रति हज़ार थी, अभी 6 पे आ गई है 2020 में। 1971 में 4.9 लगभग 15 थी, अब 6 पे आ गई 2020 में। ठीक है, अच्छा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर मृत्यु दर सबसे कम कहाँ की? दिल्ली की, दोनों को मिलाने पर। और सबसे अधिक कहाँ के? छत्तीसगढ़ की मृत्यु दर 3.6 दिल्ली की, और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की, याद रखना। अच्छा, शीर्ष मृत्यु दर 5 दे देते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा शीर्ष मृत्यु दर। उड़ीसा दूसरे नंबर, बिहार नहीं है मृत्यु दर में, देख लेना। छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, और तीसरे नंबर पंजाब है भैया। पंजाब मृत्यु दर में भी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 आया है, कोई ज़्यादा इतना खास नहीं है तो यहाँ देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, है ना, 1 कब आया था? 1991 में। अभी आया है, हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जारी आंकड़े कब हुए? 19-20 में इसके आंकड़े जारी किए गए हैं, 19-20 के संदर्भ में अभी आए हैं, लेटेस्ट 22 में। अच्छा, 1991 में पहली बार है ना। 5 की प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या देख लेते हैं। प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या कितना है? अभी कितनी हो गई है? इतनी हो गई, 2 हो गई है ना। 2.2 से घट के 2.2 से घट के अभी 2 पे आ गए हैं। कुल आबादी लिंगानुपात में कितनी है? अब देखो, ये लिंगानुपात में कुल इतना 1017 है। देखो NF, ये 5 के हिसाब से आपको आंकड़े बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। कुल आबादी में लिंगानुपात कितना है अब के हिसाब से? 1097। ये तो बड़ा खतरनाक बता रहा है भाई, ये तो बहुत बढ़िया हो गई। 15 से 49 वर्ष की आयु की साक्षर महिलाएं कितनी है? 66%। और कुल प्रजनन दर कितना है? 2.4। ये 20 से 21 के हैं भाई, 20-21 के 4 के आंकड़े हैं ये, है ना। 20-21 NF 5, ये 5 ही है वैसे 20-21 का। चलो, यही लेटेस्ट आंकड़े हैं एकदम। बाल मृत्यु दर कितनी हो गई है? 50.4। ठिकनापन स्टंटिंग कितनी है? 39.7। दुबलापन वेस्टिंग कितनी है? 17.3। वजन अंडर वेटिंग कितना है? 32.1। अधिक वजन ओवर वेट कितना? 3.1। ठीक है, चलो, कोई खास नहीं है इतना। अब देख लेते हैं। उसमें इतना गहराई से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बनेगा ही नहीं भाई किसी पे, इतना गहराई से बना देगा तो। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, देखो 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। क्या है इसका मतलब? इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक से यानी सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की गई है। ठीक है जी, इतना तो याद रख लो। और क्या है इसके बारे में? स्थापना 100 करोड़ रुपए से की जा रही है इनोवेशन हब का संचालन स्वतंत्र बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, जिसके पहले अध्यक्ष कौन है? ये हैं सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। ये ध्यान रखना, सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन पहले अध्यक्ष हैं किसके? इनोवेशन हब के, RBI के। ओके,
अब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइम अभी बहुत है। चलो तो क्या देखते हैं, हिमालय की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है, याद रखना। यूरोपीय जीआई टैग पहली बार किसको मिला है? कांगड़ा चाय हिमालय की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखते रहना थोड़ा सा। ओके, चलो अगला देखते हैं। कहता है कि कांगड़ा चाय वर्ष 2005 में भारतीय बहुल, इंडिया का जीआई टैग कब मिला था? 2005 में, और अब मिला है लेटेस्ट किसको? यूरोपीय जीआई टैग इसको, कांगड़ा चाय को, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नए जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन से हैं? बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, हाँ, रामनगर भंटा बैंगन, और आदम चीनी, चावल, अलीगढ़ ताला, बखीरा, ब्रासवेयर, है ना, चंदा बेसर पत्थर, सजर पत्थर हो गया, नगीना, बुक वर्किंग, वुड कार्विंग, प्रतापगढ़ का आमले को मिला, हाथरस की हींग को, इन सबको मिल चुका है, ठीक है। ज़्यादा इतना नहीं, एक बार नज़र मार लो, चलते रहो। वैश्विक मिलेट सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, वैश्विक मिलेट सम्मेलन, क्योंकि 2023 को यूएन मिलेट्स ईयर मना रहा है, और श्री अन्न नाम रखा है हमने मिलेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में स्पेशल इस पर भाषण हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक मोटे अनाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मिलेट सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। स्मारक डाक टिकट भी इस पर जारी किए गए हैं मोदी साहब के द्वारा। अब देखो, IIMR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, कहाँ? वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है किसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है, ठीक है। मोटे अनाज राज्यवार उत्पादन देख लेते हैं, सबसे टॉप पे कौन है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे भैया मोटे अनाज का? ये है राजस्थान में 27%, ठीक है, 27% राजस्थान में। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 15%, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। पढ़ाया था ये मैंने, है ना। तो हो गए महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री 2022 मत्स्य और पशुपालन डेयरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 का अनावरण किया गया है, ठीक है। क्या है ये मामला देख लेते हैं। 2021-22 के संदर्भ में दुग्ध उत्पादन में भारत शीर्ष पर रहा है, लेकिन 2021-22 में शीर्ष पे रहा है, लेकिन अभी लेटेस्ट खबर के अनुसार हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। मतलब भारत टॉप पे रहा है, लेकिन यूपी सेकंड नंबर पे आ गया। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता 440 ग्राम है, ये पूछ सकता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता कहाँ की है? पंजाब की है, 1271। मिजोरम की सबसे कम है 55 ग्राम, ठीक है। अच्छा, 21-22 के संदर्भ में देश में दुग्ध उत्पादक शीर्ष राज्य कौन से? राजस्थान। 21-22 कौन सा है? यही देखो, ये वाला, अभी इसको दोबारा देख लो। ये है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है, अनावरण है, उस रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम जो है यूपी जो है दूसरे नंबर पर आ गए, राजस्थान पहले नंबर पर हो गया दूध उत्पादन में, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पर, गुजरात हो गया चौथे पर, ठीक है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, ओके। दूध में भारत तीसरे स्थान पर किसमें आ गया? अंडा उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। और शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य देख ले तो आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे, तमिलनाडु दूसरे नंबर, तेलंगाना तीसरे पे। आंध्र प्रदेश टॉप पे, अंडा में आंध्र प्रदेश टॉप पे। ऊन उत्पादन में कौन है? राजस्थान टॉप पे, ऊन में राजस्थान। जम्मू कश्मीर दूसरे पे आ गया है, गुजरात तीसरे पे। ऊन में राजस्थान टॉप पे, ठीक है। जलीय कृषि हेतु 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से हैं? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब ने, उनके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, तीसरा, ओके। प्रमुख फसल उत्पादन, है ना, द्वितीय अग्रिम अनुमान लगाए गए हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं है। वर्ष 2023 को इसको क्या है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मना रहे हैं, कौन? संयुक्त राष्ट्र, यूएन जो है, मैंने बताया अभी, यूएन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 2022-23 के अनुमान से देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 323.55 मिलियन टन अनुमानित है। कब? 22-23 के लिए, है ना, 323.55 मिलियन टन, ओके। श्री अन्न पोषक अनाज का उत्पादन 52.73 मिलियन टन होने का अनुमानित है। कितना? 52.73, है ना, 52.73, है ना, याद रखना, श्री अन्न मोटे अनाज का, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख लो, 52.73, ओके। बागवानी फसलों का उत्पादन तृतीय अग्रिम अनुपात, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, दुनिया भर के अग्रिम अनुपात आएंगे। अच्छा, इसमें देख लेते हैं एमएसपी, देख लेते हैं अभी रबी की फसलों के लिए एमएसपी। देखो तो गेहूं कितनी है? 2015 है, जौ की 1635, चना की कितनी है? 5230, चना की 5230, मसूर की कितनी है भैया? 5500, और रेपसीड और मस्टर्ड यानी सरसों कितनी है? 5050, ठीक है। कुसुम्ब क्या होता है? सेफ्लोवर होता है 5441, ओके। अब देख लेते हैं यहाँ पे, आ जाओ भैया, आ जाओ फटाफट। तो एशियाई पाम ऑयल गठबंधन हुआ है भैया, कहाँ पे? सितंबर 2022 में। ग्लोबल इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। सितंबर 2022 में ग्लोबल ऑयल इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ? आगरा में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एशियाई पाम ऑयल गठबंधन यहीं पे होता है। ग्लोबल ऑयल सम्मेलन हुआ है आगरा, उत्तर प्रदेश में, सितंबर में।
इसी सम्मेलन में एशियाई पाम ऑयल गठबंधन बनाया गया है, ये लॉन्च किया गया है। एशियाई पाम ऑयल गठबंधन किस किस का है? 5 प्रमुख पाम ऑयल उत्पादक देशों का गठबंधन है। कौन कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और नेपाल है। इन 5 देशों का ये गठबंधन है, ये पाम ऑयल गठबंधन। ठीक है, पाकिस्तान भी शामिल है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ओके, चलो अब लिखते हैं। इसके साथ ही अतुल चतुर्वेदी इस गठबंधन के पहले अध्यक्ष। अतुल चतुर्वेदी कौन से? पाम ऑयल गठबंधन के पहले अतुल चतुर्वेदी, इंपोर्टेंट है। अब देख लो अगला हो गया प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कौन? प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, है ना, 2022 नई दिल्ली में। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, तो ये कितनी कितनी है एमएसपी देख लेते हैं। गेहूं की तो देख लिया, रबी के लिए देखते हैं। अभी रबी फसलों के लिए भी है क्या? दिया है कुछ? रबी फसलों की दी तो थी। हाँ देखो, हाँ रबी खरीफ की है तो खरीफ की, रबी की कहाँ गई? रबी की कहाँ गई? एक मिनट देखते हैं, रबी की दी थी। चलो एमएसपी रबी की फसलों के लिए। ओके, दिया नहीं है लग रहा है इसमें। चलो यहाँ देखते हैं, आएगा देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता हो गया है। ठीक है, कौन? भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता हो गया। ठीक, अच्छा 2022 में अक्टूबर में उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय ने ऐसा बताया कि ये जो है भारत इंडिया में टॉप हो गया है ना। दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है भारत। उपभोक्ता उत्पादक तो है ही, निर्यातक भी दूसरा हो गया है ना। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 में कौन जारी करता है? FAO जारी करता है। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं है। थीम विषय था क्या है इसका? बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट, है ना। वन पृथ्वी की क्षेत्रफल का 31% एरिया घेरे हुए, इंपॉर्टेंट है। खरीफ फसलों के लिए, हाँ ये देखो ये है खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23, है ना। तो देखो इसमें दिया है कुछ सर्वाधिक 480 रुपये किसमें बढ़ाए? मूंग में बढ़ाए हैं, और ऐसे करके न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया भैया। तो यहाँ पेज खत्म हो जाता है। खरीफ के लिए दिया है यार, रबी के लिए खरीफ के लिए दे दिया, बाकी तो उसके लिए खरीफ के लिए दिया है, खरीफ के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं खरीफ भाई। अरे खरीफ, सभी खरीफ फसलों के लिए, हाँ खरीफ सही है ना, खरीफ फसलों भी देख लेते हैं। ओके ओके, देख लेते हैं। ठीक है, धान के लिए कितना है? 2000, ये नया है 22-23 का, इधर 2040 है ना। ज्वार के लिए कितना है? ज्वार के लिए 2970। ज्वार और भी हैं तो 2900 लगभग रख लो इतना। बाजरा के लिए देखा था 2350, बाजरा है ना, मिलेट कितना है? 2350, इंपॉर्टेंट है। रागी के लिए 3578, मक्का 1962, तूर 6600, अरहर का सबसे ज़्यादा नहीं भैया, मूंग का है 7755, अरहर का 6600, मूंग का 7755, उड़द का कितना है? 6600, अरहर उड़द सेम। मूंगफली का 5850, है ना। सूरजमुखी कितना है? 6400, सोयाबीन का 4300, तिल का कितना है? 7830, और ये 7200 नाइजर सीड का होगा 7287, 60-80 कपास का भी ठीक है भाई, 60-80, 63-80 कपास लंबा का। ठीक है, ठीक है। इस बार उद्योग दे लेते हैं फिर, उद्योग है, ठीक है, उद्योग भैया, उद्योग धंधे। ठीक है, चलो तो देखो कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने रिपोर्ट दी है। देखते हैं कच्चे इस्पात का उत्पादन। तो भैया 2022 में कच्चा सीड्स देख लेते हैं कौन कौन सबसे ज़्यादा। तो चीन सबसे टॉप पे रहा है स्टील उत्पादन में, कच्चे स्टील का। भारत दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे पे। ओके, इतना याद रखना। अमेरिका चौथे पे है। ओके, बस अगला चलो, इतना ही देखते चलो। देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, हाँ ये जरूरी है। देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिल्ली में भारत का पहला हरित इस्पात बॉन्ड जारी किया। क्या नाम है इसका? कल्याणी फेरेस्टा, इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। कल्याणी फेरेस्टा नाम है किसका? देश का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। पूछ लेगा कल्याणी फेरेस्टा क्या है, बस कल्याणी फेरेस्टा। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। 5वीं अर्थव्यवस्था है और स्टील में दूसरे नंबर पर है ना। किसके बाद? चीन के बाद। अभी देखे थे ना हम लोग, चीन के बाद भारत। ओके, चलो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट कब से? 10 से 12 फरवरी 2023 को। डेट भी याद रखना, 10 से 12 फरवरी। लखनऊ में आयोजित हुई। उद्घाटन 10 फरवरी को किसने? PM साहब ने उद्घाटन किया, और समापन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने समापन किया। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी रख दिया है ना। इसी टाइम पे ये क्या है? इसमें 19,000 से अधिक समझौते हुए, MOU शामिल हुए, और भैया 33.50 लाख, 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। याद रखना,
19,000 से ज़्यादा समझौते हैं और 33.5 लाख का निवेश। ओके, तो 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 45% निवेश मिला है। पूर्वांचल में दूसरे नंबर पे, और पूर्वांचल को कुल निवेश का भैया 29% मिला है सेकंड नंबर पे, और 45% के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है निवेश के मामले में। ओके, क्षेत्रवास निवेश की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा को सबसे ज़्यादा कितना 15.47% है। ओके, और अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, 40 देश इसमें शामिल हुए थे। 40 देश, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 40 देश। और भैया 2 दिन चली, 10 से 12 फरवरी 3 दिन चली। अच्छा, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 क्या है ये? ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट जारी की है। विश्व के 3 मतलब ब्रांड टॉप 500 ब्रांडों की एक रिपोर्ट जारी की है इसने ब्रांड फाइनेंस ने, ठीक है। तो क्या है, सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? तो अमेजन है। टॉप ब्रांड वर्ल्ड का अमेजन, दूसरे नंबर पे एप्पल दूसरा और गूगल तीसरा है, ठीक है। टॉप ब्रांड में अमेजन, फिर एप्पल, फिर गूगल, ठीक है। रैंकिंग में भारत 12 ब्रांड के साथ 7वें स्थान, भारत 12 ब्रांडों के साथ 7वें स्थान पे है। लेकिन वहीं 69वीं रैंक के साथ टाटा समूह, देखो इंडिया की बात करें ओवरऑल तो 12 ब्रांड इसके चयनित हुए, उसमें 7वें नंबर पर है। लेकिन इंडिया का टाटा समूह जो है 69वीं रैंक प्राप्त की है इसने। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड भी है टाटा, है ना। टाटा समूह टॉप ब्रांड है इंडिया का, 69वीं रैंक प्राप्त की है इसमें। 150वीं रैंक के साथ इन्फोसिस भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड। ओके, स्काई ट्रैक्स, ये क्या है? वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022 किसको मिले हैं? 5 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स के अनुसार कौन से हैं भैया? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर टॉप पे है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे नंबर पर, हमद टॉप पे है, ठीक है, किसके साथ? स्काई ट्रैक्स के अनुसार। ओके, 4 भारतीय हवाई अड्डे 100 की सूची में शामिल हुए हैं, ठीक है। कौन है वो? IGI सबसे टॉप पे है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पे 37वीं रैंक मिली है। दूसरा बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 61वीं रैंक। बस 2 याद रख लो, बाकी चारों को देख रहे हो तो 100 में वाले को हैदराबाद का हो गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और मुंबई का हो गया, ये हो गया मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली, ये 4 को शामिल किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 13 अक्टूबर 2022 को जारी की गई। वाहन नीति, इलेक्ट्रिक वाहन की नीति, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 इसको जारी किया गया। ये अधिसूचना से 5 वर्षों के लिए जारी की गई है, अगले 5 वर्षों के लिए ये जारी की गई है। तो भैया इसमें क्या है? लीड्स 2022, अगला चीज़ है ये, अगला है ना, 5 वर्षों के लिए, वो तो खत्म हो गया। लीड्स 2022 क्या है? 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण जारी किया है। क्या है ये? 3 स्तंभों पर, किसमें? अवसंरचना, सेवा और संचालनात्मक नियामक वातावरण, इन 3 स्तंभों पर ये जो है जारी किया गया है, ठीक है, लीड्स। ओके, इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो है जारी की है ना 2022 नीति। क्या है इसमें? यह नीति PM गति शक्ति मास्टर प्लान का ही पूरक है। PM गति शक्ति जो है ना उसी का पूरक है, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाएगी। ओके, उसी को हेल्प करेगी। ओके, चलो अगला देखते हैं क्या है भाई इंपॉर्टेंट। REC को महारत्न का, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, REC कंपनी को महारत्न का दर्जा। कौन है REC भैया? सितंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा REC को महारत्न का दर्जा, कौन सी नई कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो REC 30 नवंबर 2022 को महारत्न कंपनी की संख्या 12 हो गई है। तो देखो इसमें देख लेते हैं, ये थी 11वीं, कौन थी? PEF पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और अभी कितनी हुई? REC लिमिटेड 12वीं हो गई है। नवरत्न कंपनियां भी 12 हैं भैया, हैं, नवरत्न कंपनियां भी 12 हैं और महारत्न भी 12 हुई हैं। 12वीं REC और 9वीं PFC, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम जारी किया है। वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी सूचकांक 2022 दिया क्या? किसने जारी किया है? स्टार्टअप लिंक द्वारा, ठीक है। भारत ने 2021 में अपनी रैंकिंग 20वीं से एक पायदान में सुधार किया, 19वें नंबर पे हम लोग आ गए इसमें। ग्लोबल स्टार्टअप में 19वीं रैंक है हमारी, ठीक है। वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2022 क्या स्थिति है? USA के स्टार्टअप टॉप पे है, तो USA इसमें टॉप पे है। शहरों में सैन फ्रांसिस्को टॉप पे है, ठीक है, USA का। UK दूसरे नंबर पे और न्यूयॉर्क दूसरे पे, हो गया। इजराइल तीसरे पे। स्टार्टअप्स में US, UK और इजराइल, ठीक है जी। भारत में 3 शहर कौन से? बेंगलुरु 8वां, नई दिल्ली 13वां और मुंबई 17वां स्थान। शीर्ष 20 में शामिल है। कौन? बेंगलुरु टॉप पे इंडिया का स्टार्टअप्स में, नई दिल्ली दूसरे नंबर पर, मुंबई तीसरे पे। ओके, चलो तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम ये कल देखेंगे, ठीक है। अभी हम बाद वाली वीडियो में, अगली वीडियो में देखेंगे इसको, ठीक है। तो आप लोग नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इसको लोगों को बताइए, शेयर वेयर करते हैं यार, लाइक भी दबाइए थोड़ा सा। ओके, थैंक यू सो मच।